नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग आज NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का अर्थशास्त्र विषय पढ़ेंगे। इसमें हमने अभी 5 मॉड्यूल पढ़ लिए हैं और आज हम मॉड्यूल 6 जो कि जिसका शीर्षक है अर्थशास्त्र में आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण और विश्लेषण। तो आज हम आंकड़ों के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब पूरा नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे कि किस किस तरीके से जो डेटा है, ये जो आंकड़े हैं वो काम आते हैं, उनका संकलन कैसे होता है और उनका प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है। तो जो मॉड्यूल 6 है, इसके अंतर्गत जो हम आज अध्याय पढ़ेंगे वो है अध्याय 17, जिसका कि शीर्षक है आंकड़ों का संकलन और प्रस्तुतिकरण। तो इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से आंकड़े संकलित किए जाते हैं, मतलब इकट्ठे किए जाते हैं, और किस प्रकार से उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, किस प्रकार से उनको हम प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले फिर मेरा आप लोगों से एक बार अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को अपने ऐसे दोस्तों, ऐसे परिचितों के साथ शेयर करें जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। अध्याय 17 हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आंकड़ों के अर्थ के बारे में। तो हम लोग आज जिस युग में जी रहे हैं उसको हम आंकड़ों का युग कहते हैं। मतलब हमें जो हमारी चारों तरफ जो वस्तुएं हैं उनके विषय में अनेक सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं और उनको प्राप्त करना जीवन का एक तरीका बन चुका है। हम हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ सूचना इकट्ठी करते रहते हैं। तो सूचना क्या है? सूचना ज्ञान का एक स्रोत है। ठीक है ना, सूचना स्वयं में ज्ञान का बहुत बड़ा स्रोत है और बिना जो ये सूचनाएं होती हैं इनके माध्यम से हम लोगों को जो हम लोग निर्णय लेते हैं वो आसानी से ले पाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपको एक मोबाइल खरीदना है तो आपको उस मोबाइल के बारे में सारी सूचनाएं, या आपको किस प्रकार का मोबाइल चाहिए, कितने मूल्य का चाहिए, किस प्रकार की उसमें फीचर्स चाहिए, कितनी रैम होनी चाहिए, कितना उसमें इंटरनल मेमोरी होनी चाहिए, ये सारी सूचनाएं, ये सारे आंकड़े आपको जुटाने पड़ते हैं। और एक ही ब्रांड के नहीं, अनेकों ब्रांड के जुटाने पड़ते हैं। 3-4 ब्रांड आप जुटाते हैं, फिर उनके कंपेरिजन करते हैं, फिर लास्ट में एक निर्णय लेते हैं कि हाँ भाई, मेरी जो जरूरत का है वो ये वाला मोबाइल है और मैं इसको पसंद करता हूँ और मेरे को ये मोबाइल ले लेना चाहिए और मेरे लिए उपयोगी रहेगा। तो इस प्रकार से जो ये सूचनाएं हैं ये आपको निर्णय लेने में मदद करती हैं। ये सूचनाएं जो होती हैं ये 2 प्रकार की हो सकती हैं, एक गुणात्मक और एक संख्यात्मक। तो गुणात्मक सूचनाओं से मतलब है कि किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा के बारे में आप पता लगा सकते हैं कि ये अच्छी है या बुरी है, या मतलब जिसको कि आप उसके गुणों से प्रकट करते हैं, तो वो गुणात्मक होती हैं। और जहाँ संख्या की बात होती है वहाँ संख्यात्मक सूचनाएं होती हैं। जो आंकड़ों का अर्थ है वो जानते हैं। तो आंकड़ों से जो अभिप्राय है, आंकड़ों का अर्थ है वो तथ्यों को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराने वाली संख्यात्मक सूचना से है। मतलब ये जो तथ्य होते हैं, जो भी सूचना है, उसको सामूहिक रूप से उपलब्ध कराने वाली जो संख्यात्मक सूचना है वो कहलाती है आंकड़े। ठीक है, अभी कैसे हैं ये आप अभी समझेंगे। सूचना किसी के भी बारे में भी हो सकती है जिसे संख्यात्मक रूप में दिया जा सकता है और निर्णय लेने में सहायक होती है। ठीक है, इसे संख्यात्मक आंकड़े या सरल रूप से सांख्यिकी भी कहते हैं। इसको सांख्यिकी भी कहा जाता है। सांख्यिकी को इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो इनको बोलते हैं न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है ना, या फिर स्टैटिस्टिक्स भी इसको कहते हैं। संख्यात्मक आंकड़े या सरल रूप में सांख्यिकी कहा जाता है। तो आंकड़े क्या है? आंकड़े एक बहुवचन शब्द है या बहुवचन पद है। आंकड़ों का जो एक वचन होता है वो होता है आंकड़ा। अब है हम कुछ जो विशेषताएं हैं आंकड़ों की उनके बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहली विशेषता है कि सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स तथ्यों का समूह है। जो हमने पिछले भी अभी पढ़ा, अभिप्राय जो होता है वो यही होता है कि तथ्यों का के समूह से अभिप्राय होता है। जो आंकड़े हैं वो क्या होते हैं? तथ्यों का सामूहिक रूप होता है। संख्या में इनको व्यक्त किया जा सकता है। आंकड़े अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। मतलब जो वो किसी भी चीज के आंकड़े हैं, जैसे महंगाई का आंकड़ा है, वो उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं जिससे कि महंगाई का आंकड़ा बदलता है, महंगाई की दर घटती बढ़ती रहती है। परिशुद्धता का एक उचित स्तर होना चाहिए। जो आंकड़े आप जुटाते हैं वो कितने हद तक एक्यूरेट हैं, कितने शुद्ध हैं, उसका एक उचित स्तर होना चाहिए। 100% तो शुद्धता होती नहीं है, तो लेकिन ये आपकी कन्वीनियंस पे है। आप
आपको जो सही लगता है या स्टैटिस्टिकली जो उचित है उसको आप एक उचित स्तर पर मान सकते हैं कि ये जो आंकड़े हैं वो ठीक है। मान लीजिए आप कहते हैं कि 75% अगर शुद्धता होगी तो मैं उन आंकड़ों को ठीक मानूंगा। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना पैमाना भी बना सकते हैं। इसके पश्चात है पूर्व निर्धारित उद्देश्य। तो जो आंकड़े होते हैं उनको इकट्ठा करने के पीछे कोई एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है जिसकी पूर्ति के लिए आप उन आंकड़ों को जुटाते हैं, उनका संकलन करते हैं, उनका प्रस्तुतिकरण करते हैं और अंत में उनका विश्लेषण करते हैं, उनसे सूचनाएं बनाते हैं। ठीक है, तो सांख्यिक, अब एक एक करके उन सब जो विशेषताएं हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला जो हमने विशेषता पढ़ी थी सांख्यिकी तथ्यों का समूह है। तो अकेला तथ्य, अगर कोई एक चीज है, जैसे तथ्य की बात करें तो तथ्य जैसे मान लीजिए किसी एक लड़की की बात करते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है मुकेश, उसके 95% अंक आए हैं। ठीक है, उसके कितने अंक आए हैं हाई स्कूल में? 95% अंक आए हैं। तो ये एक अकेला तथ्य है, इसको हम आंकड़ा नहीं कह सकते क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति की सूचना दे रहा है। ठीक है ना, ये समूह नहीं है, ये कई लोगों की बात नहीं हो रही है, केवल एक व्यक्ति मुकेश की बात हो रही है जिसके की 95% अंक आए हैं। तो ये आंकड़ा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, केवल एक विद्यार्थी के अंक बताकर हम दूसरों के प्रदर्शन के विषय में नहीं जान सकते। हमने बता तो दिया कि मुकेश के 95% अंक हैं, लेकिन उसकी कक्षा के और छात्रों के कितने अंक हैं ये तो हमने नहीं बताया। तो इस प्रकार से हम लोग केवल एक विद्यार्थी के अंक बताकर हम दूसरों के प्रदर्शन के बारे में नहीं जान सकते और उनके अनुसार उसमें सुधार के लिए कोई विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तथ्यों के समूह देकर आंकड़े अर्थपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, जब आप कई सारे बच्चों के आंकड़ा देंगे कि उनके नंबर के बारे में बताएंगे तो वो जो आंकड़ा हो जाएगा वो अर्थपूर्ण हो जाएगा, उससे आप कुछ अर्थ निकाल पाएंगे क्योंकि इससे विश्लेषण करने का अवसर उपलब्ध हो जाता है। विश्लेषण मतलब आपको जो आंकड़े मिले हैं उनकी सहायता से आप नए नए तथ्य निकालते हैं, उसमें से नई नई चीजें ढूंढते हैं, नई नई सूचनाएं बनाते हैं। जैसे ये एक टेबल आपकी किताब में दी हुई है, इसमें कई सारे विद्यार्थी हैं, उनके अंकों के बारे में बता रखा है। इसमें केवल कुल 18 विद्यार्थियों के जिनके के नाम ABCD करके इन्होंने दिए हैं, इनके बारे में दे रखा है कि ए के 95 अंक आए हैं किसी एक विषय में, बी के 90 हैं। तो इस प्रकार से आप इन जो आंकड़े दे रखे हैं इसकी मदद से आप कई सारी सूचनाएं निकाल सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि 2 विद्यार्थियों के 100 अंक आए, ठीक है ना, इन्होंने 100% अंक प्राप्त किए हैं, 100 में से 100 नंबर लाए हैं 2 विद्यार्थी जो है। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो कितने छात्रों के 90 से ऊपर अंक आए हैं, तो ऐसे छात्रों को आप चिन्हित कर सकते हो। इसी प्रकार से आप ये भी निकाल सकते हो कि कितने लोगों के 33% यानी कि जो पास होने का परसेंटेज होता है उससे कम कितने लोगों के मार्क्स आए हैं या कितने बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है ना, जैसे ये 2 इसमें फेल दिख रहे हैं। तो इन सब की सहायता से आप क्या कर सकते हो, जो टीचर इस कक्षा को पढ़ाता है उसको क्या सुधार करनी चाहिए या उसकी कुछ पढ़ाने की तकनीक में कुछ खराबी है, इस तरीके से इन सब चीजों का आप एक विश्लेषण कर सकते हो इन आंकड़ों की सहायता से। ठीक है, अब अगला है जो विशेषता थी वो है संख्या में व्यक्त। तो क्या होता है, सांख्यिकी या आंकड़े हमेशा प्रकृति से संख्यात्मक होते हैं। ठीक है ना, तो स्टेटिस्टिक्स या डेटा जो होता है वो संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है। गुणात्मक सूचना अभी हमने बात की थी, जैसे अच्छा है या बुरा है, औसत, सुंदर, कुरूप, ये सब गुणों के कुछ उदाहरण हैं। उनके आकार को संख्यात्मक रूप में नहीं दिया जा सकता। आप नहीं कह सकते कि ये 5 अच्छा है। ठीक है ना, मतलब कोई व्यक्ति अच्छा है दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है ना, तुलनात्मक चीज है। ये 2 आदमी है, एक ए और एक बी, ए बी से अच्छा है। आपके मान लीजिए आप कहते हैं कि ए जो है वो बी से अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा है, 5 अच्छा है, 4 अच्छा है, ऐसा तो आप कह नहीं सकते। तो इसको क्या है, इसको संख्यात्मक रूप में नहीं दिया जा सकता, अतः इन्हें सांख्यिकी या आंकड़े नहीं कहेंगे। ठीक है, जो गुणात्मक सूचना है उसको हम आंकड़ा नहीं कहेंगे। जब तथ्यों को गिनकर, गणना करके या अनुमान लगाकर संख्या के रूप में रखा जाता है तो ये आंकड़े कहला सकते हैं। मतलब जरूरी है कि आप उन तथ्यों को गिनकर या उनकी गणना करके उनको अनुमान लगा के कि हाँ भाई हो सकता है इतने हो, संख्या के रूप में आप रख पा रहे हैं तो वो आंकड़े कहलाएंगे, अन्यथा की स्थिति में वो आंकड़े नहीं कहलाएंगे। जैसे आंकड़ों का एक उदाहरण है, ये कुछ कॉलेजों के नाम दिए हुए हैं और उसके आगे दिया हुआ है कि उस कॉलेज में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं।
तो सरकारी कॉलेज में 409 है, सावित्री कॉलेज में 308, जेपी कॉलेज में 401 और एनडी कॉलेज में 510। तो इन आंकड़ों की सहायता से भी आप कई सारे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आंकड़ा है क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या को आप गिन सकते हैं, गणना कर सकते हैं, उनका अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान कैसे लगा सकते हैं? मान लीजिए तो इस साल के लोग छात्रों की संख्या है, ऐसे ही कुछ पिछले साल के छात्रों की संख्या रही होगी, तो आप इन जो पिछले सालों की जो छात्रों की संख्या थी उसके हिसाब से आप आगे के साल का अनुमान लगा सकते हैं कि भाई इतने लोग तो आते ही हैं हर साल स्कूल में या कॉलेज में, तो अगले साल कितने आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये सब जो है ये सब आंकड़े कहलाएंगे। ठीक है, अब अगला जो विशेषता थी वो है आंकड़े अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। तो आंकड़े किसी एक कारण से प्रभावित नहीं होते बल्कि बहुत से कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा, कई सारे बच्चों के मार्क्स हमने देखे, तो ये जरूरी नहीं कि वो केवल और केवल मास्टर साहब के पढ़ाने के या जो टीचर हैं उनके पढ़ाने के हिसाब से ही उनके मार्क्स कम या ज़्यादा आए हैं। हो सकता है उनके घरों में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उनकी समझ में नहीं आ रही वो चीज़ें, हो सकता है उन्होंने गलत विषय का चयन कर लिया हो पढ़ने के लिए। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, कई सारे कारक होते हैं जिनकी कारण वो चीज़ें प्रभावित हो रही हो। ठीक है ना, उदाहरण के लिए जो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, ठीक है ना, तो वो कई कारणों से हो सकती है। जैसे आपूर्ति में कमी हो गई हो, मतलब सप्लाई ना हो रही हो। आपको पता है अगर सप्लाई कम हो तो कीमतें बढ़ जाती हैं, या फिर मांग में वृद्धि हो गई हो, डिमांड बढ़ गई हो, तब भी बढ़ सकते हैं। मजदूरी में वृद्धि हो गई हो, मजदूरी में वृद्धि हो जाएगी तो लागत बढ़ जाएगी, लागत बढ़ जाएगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे कई सारे कारण उसके पीछे हो सकते हैं। अगला है परिशुद्धता का एक उचित स्तर, मतलब सांख्यिकी में 100% परिशुद्धता ना तो संभव है और ना वांछनीय है। मैंने अभी पिछले आपको बताया था। तो क्या है, जिसकी आवश्यकता और आशा है वह परिशुद्धता का एक उचित स्तर है। मतलब आपको जितना चाहिए, जितना आपको रखनी है परिशुद्धता, उसके हिसाब से आप अपना उचित स्तर चुन सकते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि आप, क्योंकि 100% तो परिशुद्धता हो ही नहीं पाएगी। ठीक है ना, आंकड़े आप 100% परिशुद्ध तो हो ही नहीं पाएंगे, 100% शुद्ध आंकड़े आपको नहीं मिलेंगे। मान लीजिए यदि एक डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रण के लिए कोई नई दवा बनाई और उसने टेस्ट करके मरीजों पर टेस्ट किया और ये देखा कि 90% लोगों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये दवा ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 90% लोगों पर अच्छा प्रभाव डाल रही है, अनुकूल प्रभाव डाल रही है। ठीक है, या फिर अगर हम चाहें कि भाई अगर हम मान लीजिए पैमाना बना दें कि 95% को ठीक करेगी तब हम उसको सही मानेंगे, तो उस कंडीशन में सही नहीं होगी। लेकिन अगर हम कहें कि 90% या उससे ऊपर पर ये उचित स्तर होगा, तो ये 90% पे हम कह सकते हैं कि ये ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो जिसकी आवश्यकता और आशा होती है वह परिशुद्धता का एक उचित स्तर होता है, जो कि एक आवश्यकता है कि इतना होना चाहिए। उसके ऊपर ही हम जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, उनको सही मानेंगे। अगला है पूर्व निर्धारित उद्देश्य। इसका कहना यह है कि जब हम कोई भी आंकड़े एकत्रित करते हैं, संकलित करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, तो हमारा उद्देश्य पहले से ही निर्धारित होता है। पहले ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं, पहले ही ये निर्धारित हो जाता है कि हमको करना क्या है। ठीक है, आंकड़े पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए संकलित किए जाते हैं। आंकड़ों का संकलन होता है वो पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए होता है और उसी हिसाब से हम तय करते हैं कि हमको आंकड़े कैसे जुटाने हैं। हमको प्राथमिक आंकड़े लेने हैं, द्वितीयक आंकड़े लेने हैं, हमको इंटरव्यू के थ्रू लेने हैं, क्वेश्चनर के थ्रू या प्रश्नावली के माध्यम से लेने हैं। तो ये सब चीजें पहले हम डिसाइड कर लेते हैं। तो आंकड़ों का प्रयोग गणित में विद्यार्थियों के, जो हमने आंकड़े पढ़े थे, कि जो हमने आंकड़े देखे थे, जो विद्यार्थी के मार्क्स के हमने जो देखे थे, जो 18 विद्यार्थियों के मार्क हमने जो अंक देखे थे, तो वो गणित विषय में थे। तो उनके प्रयोग से हम गणित में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला है अर्थशास्त्र में आंकड़ों का महत्व। तो अर्थशास्त्र में आंकड़े किस प्रकार से महत्वपूर्ण हैं और किस किस तरीके से वो काम में आते हैं। सबसे पहला उनका उपयोग होता है आर्थिक नियोजन में। आर्थिक नियोजन मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग, प्लानिंग में किस प्रकार से उनका उपयोग किया जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप आगे जब पढ़ेंगे अर्थशास्त्र को और ज़्यादा, तब आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो पूरी तरीके से डेटा के ऊपर निर्भर करती है, आंकड़ों के ऊपर निर्भर करती है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय के निर्धारण में
अब राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे, ये सब भी आंकड़ों की मदद से निकाली जाती है। सरकारी नीतियों का आधार भी ये जो आंकड़े होते हैं, ठीक है ना। आप ये तय करती है सरकार कि किस प्रकार से कहाँ किस क्षेत्र में विशेष सहायता करनी है, कहाँ ज़्यादा एफर्ट लगाना है, वो सब वो डिसाइड करती हैं आंकड़ों को देख के, ठीक है ना। वो देखेगी अगर गरीबों की संख्या बढ़ रही है तो गरीबों के लिए कुछ योजना लाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से वो निश्चित करती है आंकड़ों के आधार पर अपनी नीतियां। तो एक एक करके समझते हैं आर्थिक नियोजन में किस प्रकार से हेल्पफुल होते हैं या मददगार होते हैं। साधारणतः भविष्य की योजना बनाने के लिए पिछले वर्षों के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। जो पिछले वर्ष के जो आंकड़े होते हैं उनकी सहायता से हम आगे की प्लानिंग करते हैं। हम देखते हैं कि भाई अभी तक ये ट्रेंड है, यहाँ यहाँ विकास हो गया है, यहाँ यहाँ विकास कम है, तो हम ऐसे क्षेत्रों का चिन्हित करते हैं जहाँ विकास कम हो रहा है और वहाँ के विकास को करने के लिए योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम एक वर्ष के लिए प्राथमिक शिक्षा पर, यानी कि जो 1 से लेकर कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की जो शिक्षा होती है उसको प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय की योजना बनाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उस पर कितना पैसा हम खर्च करें। तो ये देखना महत्वपूर्ण है कि पिछले वर्षों में 5वीं कक्षा तक कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया तथा उन वर्षों में उन पर कितना व्यय किया गया, ठीक है ना। तो ये हम देखेंगे तभी हमको समझ में आ पाएगा कि हमको आगे के लिए कितना पैसा रखना है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय आय के निर्धारण में। तो राष्ट्रीय आय के निर्धारण में किस प्रकार से सहायक होती है। अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति जानने के लिए बहुत सी अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय आय ज्ञात करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की दिशा सही है या गलत है। हम ये मानते हैं कि राष्ट्रीय आय अगर बढ़ रही है हर साल तो इसका मतलब है हम सही ट्रैक पर हैं, हम सही जगह जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय आय कुछ विधियों के प्रयोग द्वारा निर्धारित की जाती है जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है, इसमें कुछ संख्यात्मक सूचना जैसे अर्थव्यवस्था में कर्मचारी द्वारा प्राप्त मजदूरी तथा वेतन, ये जो सारी चीजें हैं जो संसाधनों की जो आय होती थी वो सारी हैं, ठीक है ना। तो कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मजदूरी तथा वेतन, भूमि और इमारतों के लिए प्रयोग में जो लगान मिलता है वो, पूंजी के प्रयोग के लिए प्राप्त ब्याज जो बैंक देते हैं, ऐसे ही उद्यमी द्वारा कमाया गया लाभ। तो ये सारी चीजें, इन सब के आंकड़े हमको चाहिए होंगे जिसकी की मदद से हम इनको जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाल सकें, ठीक है ना, कि पूरे देश की जो आय है वो निकाल सकें। अगला है जो इसका उपयोग है, जो महत्व है, वो है सरकारी नीतियों का आधार। ये जो आंकड़े होते हैं वो सरकारी नीतियों का आधार होते हैं। सरकार द्वारा देश के आर्थिक विकास की नीतियां बनाने के लिए सांख्यिकी आंकड़ों का विस्तार से उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। बहुत बड़ी मात्रा में उसका प्रयोग होता है। जैसे जो हमारी जो पिछली सरकार थी उसमें जब मनरेगा लाया गया था, जिसको कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बोलते हैं, नरेगा, जो बाद में मनरेगा कहलाया। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेरोजगार व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन की का मजदूरी सहित रोजगार देने की गारंटी होती है। खासतौर से कहाँ के लोगों के लिए, ग्रामीण जो लोग हैं उनके लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये बना क्यों, ये बना गरीबी के आंकड़ों को देख के। उसने देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ लोग बहुत गरीबी का जीवन जी रहे हैं और उनको एक निश्चित एक आय होनी चाहिए उनकी, ताकि उनको थोड़ा उसके लिए उनको रोजगार होना चाहिए। तो उस रोजगार को देने के लिए ये अधिनियम लाया गया। वो भी किसके बेस पे लाया गया, पिछले आंकड़ों को देखकर, ठीक है। भारत में जनगणना होती है, उसकी सहायता से भी क्या होता है, ये 10 वर्ष में एक बार होती है और इसमें कई सारे जो आंकड़े हैं वो इकट्ठा किए जाते हैं। जैसे स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या हमको पता चल जाती है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, उनके बारे में पता चल जाता है। कर्मचारियों की संख्या कितनी है, मतलब कर्मचारी प्राइवेट के भी और सरकारी भी, या फिर कितने लोग कर्मचारी हैं जो दूसरे का नौकरी कर रहे हैं, या फिर कितने लोग स्वरोजगार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो आंकड़े हैं ये सब कहाँ से मिलते हैं हमको, जनगणना से, ठीक है। अगला है आंकड़ों के प्रकार। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। तो जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो, उनको हम जो प्राइमरी डेटा बोलते हैं। जो प्राइमरी डेटा होता है वो ओरिजिनल होता है, मतलब उसको आप कहीं से मूल रूप से इकट्ठा करते हैं, मतलब खुद बनाते हैं, खुद इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो जो आंकड़े सर्वेक्षण के उद्देश्य के अनुसार पहली बार
मौलिक रूप से संकलित किए जाएं। कैसे? मौलिक मतलब ओरिजिनली। आपने ओरिजिनली अगर आप इकट्ठा कर रहे हो आंकड़े तो उनको बोलेंगे प्राथमिक आंकड़े। ठीक है ना? तो उदाहरण के लिए एक अनुसंधानकर्ता द्वारा, मतलब जो खोज करते हैं, आप जो 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 रिसर्च करते हैं, उनके द्वारा एक गांव में चाय या कॉफी पीने की आदत वाले व्यक्तियों के बारे में संकलित आंकड़े। ठीक है ना? मान लीजिए इन्होंने रिसर्च करी, रिसर्च करने के लिए किसी गांव में गए, वहां देखा कि कितने लोग चाय पीते हैं और कितने लोग कॉफी पीते हैं। ठीक है? ये एक काल्पनिक सवाल है, तो इसके बारे में उन्होंने जाकर आंकड़े इकट्ठे किए, तो ये क्या कहलाएंगे? प्राथमिक आंकड़े। ठीक है? तो प्राथमिक आंकड़ों के संकलन करने की कुछ विधियां इसमें दी गई हैं। जैसे पहली विधि है प्रत्यक्ष वैयक्तिक अनुसंधान, दूसरी है अप्रत्यक्ष अनुसंधान, तीसरी है संवाददाता द्वारा जिसको कॉरेस्पॉन्डेंट बोलते हैं, डाक प्रश्नावली द्वारा जिसको कि क्वेश्चनर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है? प्रश्नावली मतलब प्रश्नों की एक सीरीज बना देंगे, उसके जवाब आपको देने होंगे और डाक से भेज देना होगा, पोस्ट से। और अगला है अनुसूची द्वारा, मतलब एक लिस्ट द्वारा। तो पहला जो है वो है प्रत्यक्ष वैयक्तिक अनुसंधान। तो इसमें एक होता है अनुसंधानकर्ता जो कि एक पेन और कागज लेके बैठा हुआ है और नोट कर रहा है, और एक होता है उत्तरदाता, तो ये उसके उत्तर देता है, ये इससे सवाल पूछता है और ये उसको जवाब देता है। उन जवाबों को ये एक कागज में नोट कर लेता है। ठीक है? तो इसमें क्या होता है? इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से व्यक्तिगत रूप से आंकड़े एकत्र करता है। व्यक्ति जो सूचना का संकलन करता है वो अनुसंधानकर्ता कहलाता है, और जो जवाब देता है वो उत्तरदाता कहलाता है। इस ढंग से जो इकट्ठे किए जाते हैं आंकड़े वो बहुत ही विश्वसनीय होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप खुद जाकर, ये जो अनुसंधान करता है वो खुद जाकर आंकड़े इकट्ठा कर रहा है और वो इंश्योर कर सकता है कि वो जो सारे आंकड़े हैं वो ठीक तरीके से लिए जाएं। तो अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात और पूर्वाग्रह के परिणामों का प्रभाव पड़ने का अवसर इसमें रहता है। इसका एक डिसएडवांटेज या इसकी जो कमी है वो ये है कि कई बार अनुसंधानकर्ता अपनी जो उसकी सोच है वो उसके अंदर डाल देता है। ठीक है ना? सवाल तो पूछ रहा है लेकिन कई बार वो एंट्री गलती से या कुछ तरीके से जो उसके दिमाग में चल रही होती चीजें उससे वो प्रभावित हो सकता है। ठीक है? अगला है अप्रत्यक्ष अनुसंधान। इसमें क्या होता है? इसमें आप प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे लोग से पूछने तो नहीं जाएंगे। ठीक है ना? इंटरव्यू तो सीधे सीधे जाके नहीं लेंगे। इसमें क्या होगा? इसमें आप किसी तीसरे व्यक्ति से सूचना प्राप्त कर लेंगे। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अप्रत्यक्ष रूप से तीसरे व्यक्ति से सूचना प्राप्त करता है, जिसे जिस व्यक्ति के विषय में पूछताछ की जा रही है उसके विषय में तथ्य जानने की आशा की जाती है। मतलब आप अनुसंधान करता हो और आपको इससे सवाल करने हैं, तो आप सीधे इसके पास न जाकर एक थर्ड पार्टी के पास जा रहे हो, तीसरे आदमी के पास जा रहे हो, ऐसे आदमी के पास जा रहे हो जिसके की पास इसकी सारी जानकारी पहले से ही उपलब्ध है। ठीक है? तो ये है अप्रत्यक्ष अनुसंधान। ठीक है? इसका उपयोग आमतौर पर सरकार द्वारा नियुक्त आयोगों द्वारा किया जाता है। आयोग क्या करते हैं? जो सरकार आयोग गठित करती है वो आयोग जो सरकारी जो कार्यालय हैं, सरकारी डिपार्टमेंट से विभाग है, उनसे सूचना एकत्र करती है। जो आयोग है वो बहुत कम जो जाकर प्राइमरी डेटा सीधे सीधे प्रत्यक्ष अनुसंधान से लेती है, वो अप्रत्यक्ष अनुसंधान से डेटा इकट्ठा करती है, आंकड़े इकट्ठा करते हैं। अगला है संवाददाता द्वारा। इसमें क्या होता है? इस विधि में अनुसंधानकर्ता द्वारा विभिन्न स्थानों से सूचना प्राप्त करने के लिए संवाददाता या एजेंट नियुक्त कर दिए जाते हैं। वो संवाददाता बना देते हैं अपने, जैसे आपने टीवी में देखा होता है होगा, कई सारे संवाददाता रहते हैं, कोई मुरादाबाद में है, कोई अलीगढ़ में है, कोई लखनऊ में है। इस प्रकार से अलग अलग जगह पर जो न्यूज़ चैनल है उसके संवाददाता रहते हैं और वो वहाँ से खबरें रिसर्च करके लाते हैं कि ये फला फला खबर है, उसके बारे में अनुसंधान करते हैं और फिर देते हैं, अखबारों में देते हैं, टीवी चैनल में देते हैं। तो ये संवाददाता क्या करते हैं? सूचना संकलित करते हैं और अनुसंधानकर्ता या केंद्रीय कार्यालय को भेज देते हैं। तो जो उनका हेड ऑफिस है वहां वो उसको भेज देते हैं सूचना को। यह विधि समाचार पत्रों के कार्यालयों द्वारा व्यापक रूप में प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है? अगला है डाक प्रश्नावली द्वारा। इसमें क्या होता है? इसमें आप एक प्रश्नावली बनाते हैं, एक क्वेश्चनर उसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे सवाल लिख लेते हैं, आप रिटर्न में ले आते हैं। ठीक है? और इसको आप जो जिससे आपने सवाल पूछने हैं उसको डाक से भेज देते हैं। फिर इस प्रकार से आपने एक लिस्ट बना ली, इसमें आपने सारे सवाल लिख दिए। तो इसमें फिर जो उत्तरदाता है वो अपनी जो टिप्पणियां हैं वो लिख देता है, जो सवाल है उसके उत्तर दे देता है, और जो
एक आप उसको समय अवधि देते हैं, उसमें वापस आपको भेज देता है। परंतु इस विधि का प्रयोग तभी हो सकता है जब उत्तरदाता साक्षर हो, मतलब वो पढ़ा लिखा होना चाहिए जो उत्तरदाता है, और प्रश्नावली को भर सकता हो। ठीक है ना, ये दो इसमें कंडीशंस हैं। अगला है अनुसूची द्वारा। इसमें क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, जो आपके क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, जैसे संवाददाता होते हैं उस प्रकार से कुछ कार्यकर्ता आप रखोगे, उनको उस जगह पे डेप्यूट करोगे, ठीक है, सिर्फ एक टाइम के लिए। तो आप वो जाएंगे उत्तरदाता के पास और अनुसूची के प्रश्नों के साथ उसको भेजेंगे, जैसे जैसे जनसंख्या की गणना में होता है। जनगणना के लिए आपके घर में हो सकता है कुछ टीचर्स आते हों या आंगनवाड़ी वाले लोग आते हों, वो लोग क्या करते हैं, अपने साथ एक पूरा कागज लेके आते हैं, उसमें आपसे सवाल पूछते जाते हैं और उसमें नोट करते जाते हैं। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति आपके घर में आता है और आपसे जो जानकारी है वो लेता है, वे अपने हाथों से लिखकर उत्तर संकलित करते हैं। ठीक है, ये देखा होगा आपने। और अनुसंधानकर्ता को आंकड़े उपलब्ध कराते हैं, और जो अनुसंधानकर्ता इनके ऊपर होता है, जो एजेंसी होती है, उसको ये आंकड़े भेज देते हैं। ये विधि तभी उपयोग में लाई जा सकती है जब उत्तरदाता अशिक्षित होता है। ठीक है, अगला है द्वितीयक आंकड़े। तो द्वितीयक आंकड़े क्या होता है, जब हम आंकड़ों का प्रयोग करते हैं तो जो ऐसे उन आंकड़ों का प्रयोग करते हैं जो दूसरों द्वारा संकलित किया गया हो। ठीक है ना, दूसरों के द्वारा पहले से ही संकलित किया गया हो, तो वो कहलाते हैं द्वितीयक आंकड़े। इसको हमने नहीं बनाया, ये बने बनाए आंकड़े थे, हम उसको खाली उपयोग में ला रहे हैं। तो आंकड़े उस एजेंसी के लिए प्राथमिक हैं जो इन्हें पहली बार संकलित करती है, और से सभी प्रयोगकर्ताओं के लिए वे द्वितीयक हो जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक असाइनमेंट बनाया, एक असाइनमेंट मिला NIOS से बनाने के लिए, और आपने तो उसको बनाया, ठीक है ना, तो आपने क्योंकि उसको खुद बनाया है तो वो आपके लिए प्राथमिक हो गया। ठीक है ना, प्राथमिक आंकड़े हैं आपके। और जो बाकी के आपके दोस्त हैं वो आपके उस असाइनमेंट को अगर कॉपी कर लें, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, वो सेकेंडरी डेटा हो गया। ठीक है ना, वो द्वितीयक आंकड़े हो गए। ठीक है, तो आपके लिए तो वो प्राथमिक हैं, और जो क्योंकि आपने इनको पहली बार संकलित किया है, ये इकट्ठा किया है, आपने बनाया है, तो और शेष सभी प्रयोगकर्ताओं के लिए वो द्वितीयक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं द्वितीयक आंकड़े। इनके बारे में और आगे की चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी समय इसके अंदर हो गया है इस वीडियो में। तो इसके जो स्रोत हैं उसके बारे में हमें पढ़ना रह गया है, ये सारे स्रोत हम पढ़ लेंगे एक एक करके। ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं कि कहाँ कहाँ से हम जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो जुटाते हैं, कहाँ कहाँ से हमको जो सेकेंडरी डेटा है वो मिलता है। इसके पश्चात फिर हम पढ़ेंगे प्रस्तुतिकरण के बारे में, कि किस प्रकार से आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। बहुत ही रोचक अब विषय हो चला है। मुझे लगता है कि आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी, और अगर आपको समझ में ना आ रही हो चीज़ें तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, अगर आप पूछना चाहें तो। ठीक है ना, और हम हो सकता है कि आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो आप पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर आपसे एक अनुरोध है अंत में कि आप लोग अपने ऐसे दोस्तों, ऐसे मित्रों, ऐसे परिचितों के साथ हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को शेयर कीजिएगा, जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है।